हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 28 अगस्त। 3 सेगमेंट्स, यू ऑल नो कि हम क्या करने वाले हैं। पहला कोड सेक्शन, सेकेंड वन इज द डायमेंशन फैक्ट्री, राइट, एंड द थर्ड वन इज आज का जो डेली इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं। आज द हिंदू अवेलेबल नहीं था तो मैंने सारे आर्टिकल्स द इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं जो मुझे रेलिवेंट लगे। तो इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट वे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट स्टार्ट करते हैं हम कोड सेक्शन से। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको हमारी इनिशिएटिव अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो डेफिनेटली डू दैट। अच्छा लगेगा कि अगर हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और एक करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। इवन मैं इवेलुएट भी कर रहा हूँ कॉपीज़, एंड आपको पता है किस ग्रुप पे जाना है। इस डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का, उसमें सेकंड जो लिंक है वहाँ क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप पहुँच जाओगे उस ग्रुप पे, और वहाँ 7 to 9 PM के बीच में आप अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हो एंड जाके देख भी सकते हो कि कैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्सो इस पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सो आज से मैं डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ के लिए लिंक दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली हमारे अंडरस्टैंड यूपीएससी के वेबसाइट पे पहुंच सकते हो, या द अंडरस्टैंड यूपीएससी का ऐप जो है ना वहाँ भी जा सकते हो और उधर पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ हैज़ नो कलर। ठीक है, अब ये आया है एशे इस साल के हमारे मेंस पेपर में, तो ये मैंने बच्चों को दिया था एंड बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया एंड एसेंस बताया, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट बताए, उसको डिस्क्राइब किया मल्टीपल वेज में, एंड देन रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से कि ट्रूथ हैज़ नो कलर बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वैसे कॉम्प्लेक्स भी है, बट कितना छोटा है सेंटेंस कि सिंपल है कि ट्रूथ जो होता है ना, डिस्टॉर्शन नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, जैसा है तैसा है। ठीक है, कोई कलर नहीं है, कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। तो एसेंस ये है कि ट्रूथ इज यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल, डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर और पर्सनल बायस। ठीक है, जैसा का तैसा है, आप किसी भी कल्चर में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, ट्रूथ हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं करता है। अगर आप एक जगह से जोग्राफिकल लोकेशन चेंज कर लो, रिलीजन चेंज कर लो, कास्ट चेंज कर लो, जेंडर चेंज कर लो, या आपका जो मतलब कि ओपिनियंस होता है अलग अलग, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ट्रूथ एंड देन नो कलर, आई मीन कलर, नो का मतलब ही है सिंपल नहीं, सो कलर एंड ट्रूथ को मैंने लिया है। ट्रूथ में क्या हो सकता है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, करेजियस भी होता है ट्रूथ, जैसे नेल्सन मंडेला या मार्टिन लूथर किंग, या हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, आपको करेजियस बनाता है। देन वी हैव कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इम्पार्शियल है, इटर्नल है, टाइम टेस्टेड होता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा, ट्रूथ चेंज नहीं होता है। देन एविडेंस बेस्ड होता है, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया, तो उसके लिए एविडेंस भी होता है, उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिंपल होता है। अब जैसे लाइज है ना, झूठ, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रूथ क्या है, सिंपल है। अब 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, सिंपल है। अब एक झूठ होगा ना, उसको मल्टीपल उसके लेयर्स होते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यही इसका मतलब है, इसके और भी मतलब निकाले जा सकते हैं, बट सिंपल जो है इसको इस तरह से समझा जा सकता है। एंड देन कलर, अगेन वही लेवल, एक्सटर्नल लेवल्स लगाना। ठीक है, और डिस्टॉर्शन कह सकते हो, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, इससे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे कोई किसी रेस का है, वो अपना उसका अपना सेट ऑफ ट्रूथ्स है, ऐसा माने, ऐसा होता नहीं है। रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड बहुत तरीके हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ जो कलर है ना, बायसनेस, प्रिजुडिस, यहाँ पे जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये कलर जो है उसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये हर जगह ट्रू है, कहीं चेंज नहीं होगा। यूएसए में भी सेम रहेगा ये लॉ, ग्रेविटी लगेगा ही। एंड देन वी हैव आर्कियोलॉजिकल जो हम फाइंडिंग हमें मिलती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वो ट्रूथ है, वो फैक्ट है, चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। इस पर बहुत सुंदर ऐसे लिखा जा सकता है, बट अभी आप लोगों को मैं इतना बड़ा टास्क नहीं दूंगा। एक टाइम आएगा जो ये भी हम करेंगे, बट अभी के लिए जितना बोल रहा हूँ उतना करो। मीनिंग बता दो, एसेंस बता दो, कीवर्ड्स खुद से आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड्स को मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट करो, एंड देन कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो। दैट्स इट। नेक्स्ट जो है कल के लिए, मतलब आज के लिए जो आपका कोट है, दैट इज अगेन 2025 मीन्स से है ऐसे पेपर कि थॉट्स फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। ठीक है, क्रिएटिविटी, थॉट, आइडिया। ठीक है, अब मैं इतना नहीं बताऊंगा, आपको इंटरप्रेट करना है। लेट अस गो टू द डायमेंशन फैक्ट्री। आज का जो क्वेश्चन है वीमेन रिलेटेड ही है सोसाइटी में। अभी आपको पता होगा कि कुछ 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट हमने किया था जो वायलेंस है वीमेन के अगेंस्ट, देन वी वेंट विद द ग्लोबलाइजेशन एंड फिर पॉवर्टी। तो 3 टॉपर्स की कॉपीज को हमने एनालाइज किया था और उसमें कुछ इम्प्रोवाइज हो पाए तो उसको हमने देखा था। अब इस चीज़ को ना और एक्सटेंड करेंगे और आज की कॉपी देखेंगे और पहले पार्ट को ही एड्रेस करेंगे, पूरा आंसर आपको नहीं लिखना है। और अभी इस क्वेश्चन के पहले पार्ट और इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले आई एम रिपीटिंग दिस, इस क्वेश्चन को पहले पार्ट को जो डिमांड है, डिमांड का पहला पार्ट जो है
उसको एड्रेस करने से पहले 2 या 3 डिमांड्स होते हैं, बट मेनली 2 डिमांड्स ही होते हैं 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में। तो आपको इंट्रो ब्रेनस्टॉर्म करना है एंड देन डिमांड पहले आप उसको एड्रेस करना है, उसको मल्टीपल वेज में मल्टीपल पॉइंट्स जनरेट करना है, पॉइंट सब्सटेंशिएशन करना है। इतना ही करना भी, आप इस वीडियो को रोक दो, खुद से ट्राई करो, कितना भी बेकार है चलेगा, आई डोंट हैव एनी इशू, यू जस्ट हैव टू ट्राई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आधा मैच नहीं जीतोगे। एंड कहीं से भी देखना वेखना नहीं है, गूगल एआई नहीं करना, ये मैं बहुत जोर देता हूँ। जो अपनी एबिलिटी है उसको यूज करो, और सिंपल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। और मैं मेनली ऐसे ही क्वेश्चन उठाता हूँ जिससे एक न्यू कमर बच्चा है, बिगिनर बच्चा भी उसको सॉल्व कर सकता है, एंड जो वेटरन है वो भी सॉल्व करता है। हो सकता है वेटरन के पास ज्यादा पॉइंट सब्सटेंशिएशन या आर्गुमेंट सब्सटेंशिएशन के लिए फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स हो, बट अगेन जो बिगिनर भी है ना, उसको भी कहूंगा कि आर्ग्यूमेंट तो जनरेट कर सकते हैं ना, वो तो ट्राई कर सकते हो ना, वो कीजिए, आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए एंड आपको अपलोड करने का वक्त दिया जाएगा आज भी, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट को, जो सेकेंड डिमांड है या तीसरा डिमांड अगर हिडन है तो उसको हम एड्रेस करेंगे कल। आज जो है पहले डिमांड पे ही जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस वेदर मैरिटल रेप्स वुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। डिस्कस क्या मतलब होता है डिस्कस का, कि अलग अलग ओपिनियन देना, इस डायरेक्टिव का ही मतलब होता है। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 2 ओपिनियन एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि वेदर मैरिटल रेप्स वुड बी क्रिमिनलाइज्ड। एक तो फेवर में बोलना है, क्रिमिनलाइज करना है, और दूसरा इसके अगेंस्ट बोलना है। 2 मेन मेजर डिमांड है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप, आई होप आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म वीडियो को रोक के कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? कुछ नहीं आता है, बेसिक सिंपल चीज ऐसे लिख सकते हो कि मैरिटल रेप जो है वो डिफाइन कर सकते हो कि नॉन कंसेंसुअल, शादी में, इन मैरिज नॉन कंसेंसुअल सेक्स है, बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के, ठीक है। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है ना, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, आप लोग बेसिक इसका जानते ही हो, इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया फॉलो करते हो, तो इतना बेसिक जानते होगे। अब मैंने सिखाया है कि 3 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे, 21 अगस्त को डिस्कस किया है, या 23 या 25 अगस्त को डिस्कस किया है, 26 एंड 27 अगस्त को तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया। तो इनको अगर नहीं देखा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने बेसिक डेफिनेशन दे दिया तो इसको क्वेश्चन के डिमांड से इंट्रोडक्शन में ही छोटा एक पैराग्राफ निकालिए एंड बताइए कि इससे कनेक्ट कीजिए। डिमांड, इंट्रोडक्शन जो है ना, उसमें डिमांड से कनेक्ट कीजिए। आपने ऐसे डिफाइन किया, ठीक है, मैरिटल रेप आपने उठाया, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? बहुत तरीके हैं, डेफिनेशन देके बहुत तरीके हैं। जैसे कि हम क्या लीगल पोजीशन दे सकते हैं, आईपीसी 375 सेक्शन 2, या जो हमारा अभी बीएनएस है, नया आया है, उसमें सेक्शन 63। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेटा चेक कर लेना आप, ये करेक्ट है कि नहीं, मुझे जहां तक याद है वो मैं यूज कर रहा हूँ। सो एक तरफ ये दे सकते हैं, दूसरी तरफ ये जो है इंडिया में ये क्रिमिनलाइज नहीं है, इसीलिए डिबेट लगातार चलता है। और ग्लोबली देखो तो ये बार बार मतलब ये ऑनगोइंग डिबेट है सालों से, और हमेशा से ही इवन सुप्रीम कोर्ट एंड जितने भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें मोस्टली इस चीज पे जोर होता है कि इसको हटाया जाए, लेकिन इवेंचुअली अभी भी ये प्रिजुडिस है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सरकार का पक्ष जानना चाह रही है, सरकार ने अपना पक्ष सुनाया भी है, हम इस सारी चीजों को बाद में समझेंगे। अभी प्रिजुडिस है, इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन जो पुराने डिसीजन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट, सब्सटेंशिएशन के लिए। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। अब जो है इस तरह से हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अभी मल्टीपल वेज इंट्रोडक्शन का डिफाइन किया, लीगल पोजीशन बता दिया, डिफाइन किया, या न्यूज में क्यों रहता है, या ऑनगोइंग डिबेट क्यों चलते रहती है वो भी बता दिया, डिफाइन किया, हिस्टोरिकल जो रीजंस हैं, या हिस्टोरिकली ये एक इंग्लिश लॉ से आया है, मतलब इंग्लिश लॉ को हम फॉलो करते थे, आईपीसी तो इंग्लिश सिस्टम का ही पार्ट है ना, तो उसमें इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसकी ओरिजिन्स उधर से ही है, ऐसे कर सकते हैं। या डिफाइन किया, कोई डेटा डाल दिया, NHF नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, लेटेस्ट 5th, उससे कोई डेटा आपके पास है, दे सकते हो, या इंटरनेशनली कोई डेटा है आप उसको दे सकते हो, ठीक है। या कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव दे सकते हो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या आप सीधा लीगल बैकिंग, लीगल पोजीशन से ही स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन हम आ सकते हैं कि डिबेट में ये रहता है लगातार, एंड अभी प्रिजुडिस है, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरीके से हम कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। सो सिंपल है, एंड हम देखेंगे अभी हमारे आज के टॉपर की कॉपी में कि उन्होंने कैसे किया है। शुड वी सी, लेट अस गो, देख ही लेते हैं। सो मैम ने क्या किया, ये इशिता किशोर मैम की कॉपी है, एंड क्रेडिट गोज टू इशिता किशोर मैम, एंड जहां भी उन्होंने ये कॉपी लिखी, जिस भी कोचिंग में, उनको जाता है। सो लेट अस डिस्कस कि ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया कि सी गॉट अराउंड 120 मार्क्स इन GS1। आज के एज में इतना नंबर लाना बहुत मुश्किल है GS1 में। तो GS1 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपका सोसाइटी अच्छा होना चाहिए, उस पर कमांड ज़्यादा, मतलब बेहतर होना चाहिए। ज्योग्राफी में तो आ जाते हैं ठीक ठाक नंबर, बट सोसाइटी अगेन बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और ये थोड़ा एनालिटिकल है सोसाइटी, इसीलिए डिफिकल्ट होता है यहाँ पे नंबर ला पाना। नाउ कम टू द पॉइंट कि उन्होंने क्या किया कि इसको सिंपली डिफाइन कर दिया, एक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ड्यू टू द नॉन कंसेंसुअल एडवांसेस विद इन द रियल्म ऑफ मैरिज। सिंपल डिफाइन किया एंड
सीधा वो डिमांड पे चली गई। गेटिंग माई पॉइंट। उनके पास लिमिटेड टाइम था, उनके पास हमारी तरह लग्जरी नहीं है कि हम और इसको इम्प्रोवाइज कर पाएं। तो इम्प्रोवाइज के लिए ही मैंने बताया कि व्हाट वी कैन डू इज डिफाइन करके कंटेक्स्ट जो है ना इंट्रोडक्शन में ही दे देना कि क्यों ऑनगोइंग डिबेट में, लीगल पोजीशन पे भी बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिबेट में या हमेशा इस पर डिस्कशन होते रहता है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, सो अब आते हैं बॉडी पे। इंट्रो हो गया, बॉडी पे आते हैं। क्या पहले तो फेवर में होना चाहिए क्रिमिनलाइज, अगेंस्ट में, एंड द हिडन डिमांड जो है ना डिस्कस बोला है ना, तो हमें भी सॉल्यूशन देना चाहिए ना, वे फॉरवर्ड। और आपको लगता है स्पेस बचेगा, अभी हम लोगों के पास कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वी कैन ऐड छोटा सा कंक्लूजन। बट ये जो पार्ट है ना, ये कल के डिस्कशन के लिए, आज के लिए नहीं है। फेवर में हम बात करेंगे, जल्दी से करते हैं। तो पॉइंट्स कैसे जनरेट किया जाता है, देखो ये पॉलिटी एंड सोसाइटी दोनों से हम इस चीज को देख सकते हैं, दोनों नजरिए से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे तो सोसाइटी में पूछा गया है, दोनों नजरिए से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी का क्वेश्चन होता है तो मैंने कैसे सिखाया, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग पे जाएंगे, सिखाया था मैंने, ये मैंने डायमेंशन फैक्ट्री डे 1 से पहले ही सिखाया था। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रीएम्बल में जाएंगे, शुरू करेंगे प्रीएम्बल से, फिर जाएंगे जो पार्ट्स हैं, खास करके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी में कुछ हमें दिख जाए या आगे कुछ दिख जाए, तो इस तरीके से हम खोज सकते हैं, इस तरह से हम अपने ब्रेन को बनाएंगे मतलब। देन हम जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है या स्टेट है उसके 3 ऑर्गेन्स होते हैं। एक हो गया आपका पार्लियामेंट, आप सबको पता है ना, बेसिक चीजें हैं, लेकिन पॉइंट्स कैसे जनरेट होगा उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं। सेकेंड है जुडिशरी, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव। अब इन लोगों ने कुछ इससे रिलेटेड किया है, इस क्रिमिनलाइजेशन के रेलिवेंसी में अगर देखें, इसको रेलिवेंट, इस टॉपिक को देखें तो इससे रेलिवेंट कुछ किया है इन तीनों बॉडीज ने, तो उसको भी हम देखेंगे। 3 पॉइंट्स तो यहीं जनरेट हो जाएंगे, एक तो यहाँ हो गया, या 1 से 2 निकल सकता है, तो हमें 4 से 5 ही आर्ग्यूमेंट देना है ना, बट मैं सिखा रहा हूँ। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि सोसाइटल या एथिकल एस्पेक्ट है, तो इस तरह से एक पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि रेप वाली बात है, तो वी कैन जनरेट ना 1 पॉइंट। देन वी हैव कोई इंटरनेशनल लॉ है, कमिटमेंट है, इंडिया ने कर रखा है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो उससे भी 1 पॉइंट जनरेट हो सकता है। या इंटरनेशनली इसकी क्या पोजीशन है, वहां पे क्रिमिनलाइज जो किया गया है बहुत सारे कंट्रीज में, तो उस पर भी हम 1 पॉइंट उससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो 5-6 पॉइंट्स तो ऐसे ही जनरेट हो गए। एंड अगेन ये पॉलिटी से मतलब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंस है, तो क्यों ना हम पॉलिटी को यूज करें, और जितना भी हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स वाली चीजें डालेंगे ना, हमारा आंसर उतना स्ट्रांग बनता है, चाहे वो एथिक्स में भी चलेगा। कि अगर डिग्निटी की बात की जाए ना, वी आर यूजिंग फॉर पॉइंट सब्सटेंशिएशन, हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल्स का, तो लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी से आर्टिकल 21 को जोड़ते हैं, तो उसमें वजन होता है, दम जान मतलब हमारे आंसर में आती है इस तरीके से। सो अब जैसे मैंने इतने एस्पेक्ट्स में ब्रेक किए हैं, प्रीएम्बल में क्या है, इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी में वी हैव कौन सी आर्टिकल है, वैसे तो इक्वालिटी में हम और आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स में ना जाके सीधा इक्वालिटी में आर्टिकल 14 पे जा सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन और क्या हम इक्वालिटी में ब्रेक कर सकते हैं, इक्वालिटी नहीं है तो छोड़ो, जस्टिस में देख सकते हैं, लिबर्टी में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट होंगे, बट लेट अस सी, इक्वालिटी हमने देख लिया, आर्टिकल 14 से हमने पॉइंट्स आर्गुमेंट सब्सटेंशिएट कर लिया। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर को करते समय 2-3 बातों पे ध्यान रखना। यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स दोगे ना, जितना अच्छे से सब्सटेंशिएट करोगे, जितने रेलिवेंट एग्जाम्पल्स या डेटा फिगर्स दोगे, उतना ज्यादा आंसर अच्छा होगा और नंबर मिलने के आसार बढ़ेंगे। या एक्सप्लेन, और हाँ, मतलब कि इशिता किशोर मैम की इस कॉपी से हम ये भी सीखेंगे कि एक्सप्लेन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हम जो अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं ना, पॉइंट्स लिखते हैं ना, बहुत बड़े हो जाते हैं। सो आई विल शो कि कैसे मैम ना छोटा सा लिखा और पॉइंट सब्सटेंशिएट किया, अगले पॉइंट पे गई, छोटा सा लिखा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, पॉइंट सब्सटेंशिएट किया एंड अगले पॉइंट पे गई। पॉइंट्स ज़्यादा जो है ना उसको एक्सपैंड नहीं करना है। ठीक है, सो देखेंगे हम, तो इस एस्पेक्ट में हम मैम की कॉपी मतलब आज मैंने चुना है। ठीक है, सो अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। प्रीएम्बल देख लिया, फंडामेंटल राइट्स में वी हैव आर्टिकल 14 की बात हम कर ही चुके हैं। 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे पॉइंट सब्सटेंशिएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास अभी नहीं पता हो, जैसे WHO है ना, वो क्या बोलता है कि फोर्स सेक्स इन मैरिज इज फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट सब्सटेंशिएट कर सकते हैं आर्टिकल 15 लिखकर। देन वी हैव आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ, लिबर्टी, ठीक है, डिग्निटी से जोड़ सकते हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मिल गई जो वायलेट हो रही है इसके वजह से।
और इसको जो हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया है। सेकेंड थिंग इज हम जा सकते हैं 3 ऑर्गेन्स में। चलो जुडिशरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो कोई ऐसा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है बहुत सारे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पुट्टा स्वामी केस, जिसमें बोला गया है जो 2017 में पुट्टा स्वामी केस जजमेंट आया था, तो उसमें बोला गया है कि वुमेन्स राइट इज नॉट लॉस्ट अपॉन मैरिज। ठीक है कि और अपने बॉडीली मतलब ऑटोनॉमी है ना, इसी में जोर दिया गया कि उसका उस शादी के बाद भी उसका अधिकार है। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी ब्रीच्ड, इट कैन नॉट बी वायलेटेड। तो हम यहाँ पे पुट्टा स्वामी जजमेंट को यूज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, के एस पुट्टा स्वामी। ठीक है, देन हम आ सकते हैं एग्जीक्यूटिव पे आ सकते हैं। कुछ ऐसा है जो किया है, हाँ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, लॉ कमीशन या किसी जस्टिस का रिपोर्ट बना दिया, जो कि है स्पेशली जब निर्भया केस 2013 में हुआ था, तो जस्टिस वर्मा कमेटी उसने रिकमेंड किया था कि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो आप इसको सब्सटेंसिएशन में पॉइंट्स जनरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव वन अनदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कह लो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है। वैसे तो सब इक्वल हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जिसमें रिकॉग्नाइज किया है इस मैरिटल रेप को। तो यस, देयर इज अ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, PWDVA 2005। अब इसमें क्या बोला है कि रिकॉग्नाइज करता है मैरिटल रेप को, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हाउएवर द एक्ट ओनली प्रोवाइड सिविल रेमेडीज सच एज सेपरेशन, नॉट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब क्रिमिनली प्रोविजंस नहीं है कि कोई इसको अगर कर रहा है, वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हम ना जोर इसी बात पे है कि पहले तो रिकॉग्नाइज करो एंड देन उसको पनिश करो जो वायलेट करता है। तो यही हम चाहते हैं, मतलब जब हम फेवर में बोल रहे हैं इसकी बात। तो तीनों बॉडी जो है, तीनों ऑर्गन से हमें निकल के आ गया। अब इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन यूज जैसे हमने देखा भी था वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, तो कमिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, CEDAW, जो यूनाइटेड नेशन की कमिटी, उसने 2013 में ही इंडिया को रिकमेंड किया था कि इंडिया को ना क्रिमिनलाइज करना चाहिए इस चीज़ को। एंड यू नो कि दुनिया में मोर देन 100 कंट्रीज, सो इंडिया एक सिग्नेटरी है इस कमिटी का, या कह लो इस जो भी समझौता हुआ था, ठीक है, एग्रीमेंट कह लो या जो भी टर्म यूज कर लो। सो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इस कमिटी ने इंडिया को 2013 में बोला था कि इंडिया को इससे क्रिमिनलाइज करना चाहिए मैरिटल रेप को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोशल एथिकल एस्पेक्ट्स में भी इसको तोड़ सकते हैं। एक मुझे आ रहा है कि जो पहले की सोसाइटी में जो चीजें थी और अब जो है उसमें फर्क आया ना, अवेयरनेस जगी है, ठीक है, अपने राइट्स के बारे में पता चला है, तो हमें ना उस हिसाब से ही खुद को मॉल्ड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में हम कर रहे हैं तो इसमें भी करना चाहिए, इस एस्पेक्ट को भी हम रख सकते हैं। ठीक है, सो यही है। और भी तरीके हैं जिससे इसे तोड़ा जा सकता है, बट अगर हम इस तरीके को यूज़ करें तो फार बेटर है कि हम कोई और तरीका यूज़ करें। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना ही है। सो मैम का हम देख लेते हैं कि कैसे मैम ने ब्रेक किया। मैम ने इस तरह से पॉइंट लिख दिया प्रॉपर। सो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, तो इन्होंने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एज वेल एज आर्टिकल 21 को यूज़ कर लिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट है, दोनों को यूज़ कर लिया। पुट्टा स्वामी की बॉडीली ऑटोनॉमी है वुमेन का। देन सोशियो एथिकल पर्सपेक्टिव से इन्होंने बताया कि रेप इज रेप एंड मस्ट नॉट बी टेकन लाइटली, इवन इफ बाय हस्बैंड। ठीक है, सो सोशल एथिकल एस्पेक्ट है। और देखो यहाँ देखो कि मैंने बोला मैम ना कम स्पेस में चीजें लिख रही है एंड देन उसको पॉइंट सब्सटेंशिएट करिए, ये हमें सीखना है इनकी कॉपी से। तो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21, इतना ही लिखा, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन पुट्टा स्वामी केस, बस इतना ही। देन हियर सी हैज नॉट सब्सटेंशिएटेड विथ एनीथिंग। तो जरूरी नहीं कि हर चीज हम पॉइंट सब्सटेंशिएट ही कर लें, ये भी ध्यान रहे। तो रेप इज रेप एंड इट मस्ट नॉट बी टेकन लाइटली इवन इफ बाय हस्बैंड। ठीक है, देन थर्ड थिंग इज प्रोपेल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फीयर, लो हेल्थ इंडिकेटर्स, तो इसको सोशल एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं। देन वी हैव डिस्ट्रेस कॉल्स, जो कि बहुत सारे NCW को, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को आया था लॉकडाउन के टाइम में, जिससे पता चला कि कितना प्रिविलेंस है, ये भी दिखा रही है। तो इंट्रोडक्शन में भी हम प्रिविलेंस डेटा से शो कर सकते हैं, मैंने बोला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा से। और यहाँ भी अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो यहाँ पॉइंट सब्सटेंशिएट करो। तो देखो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया, दूसरा कह लो एथिकल या सोशल, तीसरा जो है प्रोपेल करता है कंटिन्यूड जो सब्जुगेशन हो रहा है वुमेन का, उसको ये सोशल एस्पेक्ट को टच किया। एंड देन वी हैव डिस्ट्रेस कॉल्स, मतलब प्रिविलेंस है उसको शो कर रही है सोसाइटी में। ठीक है, एंड देन जो लास्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है कि नेसेसरी फॉर होलसेल एम्पावरमेंट, तो उसको एम्पावरमेंट से कनेक्ट कर दिया, सोसाइटी में आ गई वो। एंड उसको मैकेंजी होल्ड्स दे डू 75% केयर वर्क, तो वुमेन जो है 75% ऐसा मैकेंजी के जो है डेटा या रिपोर्ट से आया है। तो ये तो सिंपल सा यूज किया है, एम्पावरमेंट से कनेक्ट कर दिया। तो बस देखिए कि कैसे मैम ने पॉइंट्स जनरेट किए हैं। ओके,
कल जो है हम डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट को एंड वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन कैसे देना है। आपको क्या करना है, इसे सबमिट करना है आज 7 to 9 PM। अगर आप लोग नए हो तो ग्रुप पे जो है इस आइकन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड लिंक को क्लिक करो, ये तरीके हैं। और PDF पाना है तो लिंक जो है आज मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं। जो कैबिनेट जो एक्सटेंड करता है PM स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स इनहेंसेस लोन अमाउंट। सो PM स्वनिधि क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे फायदा होगा, एंड इसको इस स्कीम को ना एक्सटेंड किया गया है एंड सेकेंडली रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, तो इसको हम देखेंगे क्या है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट है GS3 इकोनॉमी से, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो प्रीलिम्स में तो स्कीम इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो ये न्यूज़ में तो देयर इज अ चांस कि इससे आ सकता है, तो हमें आइडिया होना चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर में 4 लोग राज्यसभा सीट जो है ना खाली हैं 2021 से, तो इसी को लेकर हम समझेंगे कि कनकरेंट जो कनकरेंसी क्या होती है, एंड देन स्टैगरिंग स्टैगर जो किया जाता है, मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से या चरणबद्ध तरीके से जो सीट्स को ना फुलफिल किया जाता है, मतलब फीलिंग की जाती है उसकी इलेक्शंस के थ्रू, तो उस चीज़ को समझेंगे। इसी में इलेक्शन कमीशन को हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने मना किया है कि ऐसा हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा GS2 पॉलिटी से आ गया। नेक्स्ट वन इज मैपिंग एंड द मार्जिन्स। सो ये PVT जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स है ना उससे रिलेटेड है, इसको भी हम समझेंगे। एंड जो सेंसस होने वाला है हमारा दिस टाइम, उसी में ये न्यूज़ में है, तो इसको इंक्लूड करने बोला है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है कि PVTs को फर्स्ट टाइम इंक्लूड करने के लिए रिकमेंडेशन भेजा है जो सेंसस करने वाली बॉडी है। एंड इसको हम जो है वेलफेयर से देख सकते हैं GS2 जो वल्नरेबल सेक्शन है। देन और पता ही है इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 8। देन वी हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड क्वाड्रपल स्टार सिस्टम, इसको हम समझेंगे कि रेड ड्वार्फ्स जो स्टार्स होते हैं वो क्या हैं, ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, और अभी जो नई डिस्कवरी हुई है वो क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, इसको समझेंगे। देन वी हैव गवर्नमेंट पुशेस फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, MSMEs आस्क फॉर गवर्नमेंट टू अलाउ FDI इन इन्वेंट्री लेड मॉडल, ठीक है। 2 मॉडल्स होते हैं, मार्केट प्लेस मॉडल, आपको पता होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा है। देन जो ई-कॉमर्स का दूसरा मॉडल होता है वो मार्केट प्लेस मॉडल होता है, तो इसी को हम समझेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कैबिनेट जो एक्सटेंड करता है PM स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। PM स्वनिधि है क्या, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है PM स्वनिधि। इसको स्टार्ट किया गया था 1 जून 2020 में, और तय किया गया था कि 31 दिसंबर 2024 तक ये स्कीम चलेगी। लॉकडाउन के टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेट्रल फ्री लोन देने के लिए, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। सो और इंप्लीमेंट जो करती है इसी मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इसको इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, ओके। सो ये सारी बॉडीज मिलकर इसको इंप्लीमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स स्ट्रीट वेंडर्स को, जो रेहड़ी वाले होते हैं ना, उनको प्रोवाइड कराना है, उनको इंपावर करने की सरकार सोच रही है। और कहा जाता है कि एक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो 10 मिलियन टोटल लोग हैं स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया में, तो इनको ये भी वल्नरेबल सेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, इनको इंपावर किया जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। सो कैबिनेट ने जो रीस्ट्रक्चर किया है, एक्सटेंड किया है, उसको देखते हैं। तो स्कीम को एक्सटेंड हम बात कर चुके हैं, मार्च 31 2030 तक इसको एक्सटेंड किया गया। एंड कवरेज जो है वो 1.15 करोड़ वेंडर्स को मिलेगा, एंड इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू बेनिफिशरीज, ठीक है, 50 लाख नए होंगे। एंड रीस्ट्रक्चर जो लोन को किया गया है कैसे, तो पहला लोन जो फर्स्ट जो ट्रांच होता था उसमें पहले 10,000 मिलता था, अब 15,000 मिलेगा, सेकेंड में 20,000 मिलता था, ठीक है, तो अब 25,000 मिलेगा। एंड थर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, दैट इज 50,000। इस तरह से लोन्स मिलते थे। इसमें डिजिटल एस्पेक्ट को भी टच किया गया कि कैशबैक मिलेगा 1600 फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एंड UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर वेंडर जो है ना सेकंड जो ये किस्त है 25,000 वाला पे कर देता है, ओके। अब आते हैं जो ज्योग्राफिक कवरेज जो है ना, इसको वाइडन किया गया। पहले ना स्टैट्यूटरी टाउन्स तक ही था, अब स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है, सेंसस टाउन क्या होता है, पेरी अर्बन एरियाज क्या होता है, इन तीनों को देखते हैं। सो इसको बढ़ाया गया है सेंसस टाउन्स तक एंड पेरी अर्बन एरियाज तक, मतलब अब वहां के भी वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को ये स्कीम का लाभ मिलेगा। स्टैट्यूटरी टाउन क्या है कि लीगली नोटिफाइड अंडर अर्बन एरियाज, और खुद की लोकल बॉडीज, ये अर्बन लोकल बॉडी है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है। सेंसस टाउन का डेफिनेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये है कि मीट सेंसस क्राइटेरिया, पॉपुलेशन 5,000 से इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, डेंसिटी 400 स्क्वायर किलोमीटर 400% जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड 75% जो मेल वर्कर्स हैं ना, नॉन एग्रीकल्चरल जो है ना सेक्टर में काम करते हैं, ये है इसकी डेफिनेशन। और लेकिन गवर्न किया जाता है बाय ग्राम पंचायत, वहां पे ग्राम पंचायत होती है, वही इसको गवर्न करती है। बट यहाँ पे क्या है, खुद की म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडी है स्टैट्यूटरी टाउन्स में। देन देयर इज अ पेरी अर्बन एरिया, ये बीच का जोन है बिटवीन रूरल एंड अर्बन,
ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रीट वेंडर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी एंड सेंसस टाउन समझना। नेक्स्ट आते हैं 4 जो जम्मू कश्मीर सभा राज्यसभा सीट्स है ना, उसको लॉ मिनिस्ट्री से नॉट टू स्टैगरिंग ऑफ टर्म्स। अब मैं समझाता हूँ स्टैगरिंग क्या होता है, ठीक है। सो लेट अस सी कॉन्करेंट एंड स्टैगरिंग, ये 2 वर्ड समझ जाइएगा तो ये आर्टिकल बहुत ईजी होगा। अब देखो देयर इज अ क्लास, 9th क्लास है, इसमें 30 बच्चे हैं। तो 9th से 10th में जब गए तो क्या हुआ, 20 पुराने बच्चे कंटिन्यू करते हैं एंड 10 निकल जाते हैं एंड 10 न्यू फिर ऐड होते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, जो 30 बच्चे थे उसमें से 20 जो है वो निकल जाते हैं एंड देन जो 10 है वो जस्ट गिव मी अ मिनट, 20 बच्चे जो थे वो 10th में जाते हैं, 10 निकल जाते हैं, 10 नए आ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ ना कि हर साल जो है ना नए बच्चे जो आए, या पूरा क्लास खाली नहीं हुआ, या एक चीज ये भी हो सकता है 30 बच्चे हैं, 30 चले गए एंड 30 एक साथ आ गए, तो इसको कंकरेंट बोलेंगे। आपको समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करूं, देखो स्टैगरिंग का क्या मतलब होता है, क्रमबद्ध तरीके, चरणबद्ध तरीके से क्या है कि 30 बच्चे हैं, अगले क्लास में 20 ही गए एंड 10 निकल गए, 10 फिर आ गए तो फिर 30 हो गए। और कंकरेंट का मतलब है 30 बच्चे हैं, 30 निकल गए, खाली हो गया और 30 एक साथ आए। तो कंकरेंट में क्या होता है कि देयर इज अ चांस कि बीच में खाली भी रहे क्लास, और वही हो रहा है अभी राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में। अब समझ आ गया होगा। तो 4 सीट्स जो है ना, अब जम्मू कश्मीर में क्या है सिस्टम की, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। स्टेट हुआ करती थी, उसको ब्रेक करके यूटी भी बनाया गया, तो उसकी वजह से 4 जो राज्यसभा की सीट्स है ना वो कंकरेंट हो गए, मतलब एक साथ ही चुने जाते हैं। सेम गोज विद द दिल्ली एंड पंजाब में भी ऐसा होता है, डेटा अच्छे से मैंने हाईलाइट कर दिया है। सो पंजाब सेंट 7 मेंबर्स एंड मेंबर्स टू राज्यसभा एंड दिल्ली 3, तो यहां भी कंकरेंट का मामला है। बट अभी क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उसको रिकमेंडेशन भेजा कि हमें जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू स्टार्ट करवाना चाहिए, स्टैगरिंग तरीके से फील कर सके हम राज्यसभा का सीट इन जम्मू कश्मीर। अब देखो अभी जम्मू कश्मीर में चारों के चारों सीट्स खाली हैं 2021 से, एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इससे पहले यूज किया गया था, बट लॉ मिनिस्ट्री का कहना है, और किस बेसिस पे यूज किया गया था, वी हैव 2 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 83 जिसमें कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, या उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं ऑफिशियली, एंड हर साल मतलब हर दूसरे साल 1/3 सीट्स उसमें खाली होती है। देखो एक चीज याद रखना, राज्यसभा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि 6 ईयर्स हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से में लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स का टर्म होता है, ये भी PYQ है प्रीलिम्स का। सो आई वाज सेइंग कि 3 साल पे खाली होता है, और स्टैगरिंग वाला तकनीक अपनाया जाता है राज्यसभा में कि कुछ निकले फिर फील हो गए, एक साथ पूरा जो है ना सीट्स खाली नहीं होता है। तो 2 इंस्टेंसेस हैं जहां पे ये चीजें हुई हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो टर्म है ना उसको कर्टेल कर दिया गया है। एक बारी जब फर्स्ट टाइम राज्यसभा को फील किया जा रहा था, दूसरा 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट्री भी एक्ट आया था, ठीक है। सो द थिंग इज लेकिन इस प्रोविजन पे इलेक्शन कमीशन चाहती थी कि राज्यसभा की सीट फिल की जाए स्टैगरिंग तरीके से, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने बोला कि ये जो तरीका है ना, या तो फर्स्ट टाइम के लिए यूज किया गया था 1952 में, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। तो अगर हमें ऐसा करना है तो सेक्शन जो RPA एक्ट का सेक्शन 150 है ना, उसमें पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर में स्टैगरिंग तरीका अपनाना है तो इस मामले में सरकार ने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया, ठीक है, कि उनका कहना है, पक्ष ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा किस RPA 1951 सेक्शन 154। अब इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले पंजाब और दिल्ली में ऐसा कंकरेंट सिस्टम है, एक साथ ही फीलिंग की जाती है, तो उसके लिए नहीं मांगा, बस जम्मू एंड कश्मीर के लिए मांगा। तो ये है पूरा इशू। देन कम टू द थर्ड टॉपिक जो है वो PVTs हैं, सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जो हैं उसको लेकर बोला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने टू रोट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया रिक्वेस्टिंग सेपरेट काउंटिंग ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स PVTs इन अपकमिंग सेंसस एक्सरसाइज, कि उनको काउंट करो। ट्राइब्स तो आप करते ही हो STs, बट इनके बारे में भी आपको ना इन सोशियोलॉजिकल जो है उनका सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसको आप काउंट करना, उसको ध्यान में रखकर सेंसस करना, ये रिक्वेस्ट किया, और इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम PVTs आर एन्यूमरेटेड सेपरेटली सिंस द कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। कैटेगरी कब इंट्रोड्यूस हुआ था हम देख लेते हैं। तो 1961 में धेवर कमीशन आया, धेवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये मेंस में काम आएगा। एंड उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो धेवर कमीशन जो था शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या इशूज हैं उसको उसके लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एंड विच लेड द क्रिएशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। तो PVTs से पहले वी हैव PTGs, और 1973 में ये बनाया गया था 4 क्राइटेरिया पे,
ठीक है, ये चारों क्राइटेरिया हम देखेंगे। एंड बाद में इसका नाम 2006 में चेंज कर दिया गया, एंड क्योंकि ये प्रिमिटिव वर्ड यूज किया गया था जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो प्रीवियसली इन 2011 सेंसस 40 पीवीटी ग्रुप्स वर काउंटेड विद इन द ब्रॉडर। देखो 40 पीवीटीजीज ग्रुप्स को काउंट किया गया था, बट द थिंग इज सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नहीं, बस काउंट किया गया था कि 40 हैं, मतलब 40 थे तो 40 को काउंट किया गया था। लेकिन यहाँ पे ना एक्सटेंसिव काउंटिंग होगी। अब ये क्यों होगा, इसका क्या फायदा है? तो इनिशिएटिव एम्स टू काउंट दिस ग्रुप सेपरेटली टू फैसिलिटेट टारगेटेड पॉलिसीज ऑफ अपलिफ्ट एंड रिड्रेस। जैसे सरकार ने पीएम जनमन स्कीम लाया है कि बेसिक फैसिलिटीज पीवीटीज ग्रुप्स के लिए बेटर की जाए, ठीक है। तो उसको और एड्रेस करने में मदद मिलेगा अगर हमारे पास सेपरेट डेटा होगा और सेपरेटली हम आइडेंटिफाई करके टारगेटेड तरीके से उनको बेनिफिट्स पहुंचाए। अब 4 जो क्राइटेरिया है वो है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है लो लिटरेसी लेवल, तीसरा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है। सो आपको ये समझ आ गया पूरा मामला। एंड अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट टाइम होगा, ध्यान रखना। सेपरेटली पीवीटीज को मतलब कि इस तरह से उनकी सेंसस की जाएगी। एंड 2006 में बता चुका हूं कि रिनेम किया गया, पीवीटीजी हो गया प्रिमिटिव से। एंड फीमेल लिटरेसी रेट जो है ना, पाया गया है स्टडी में कि लोएस्ट है इंडिया में, जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। एंड 13 पीवीटी ग्रुप्स इन ओडिशा हाईलाइटेड प्रिकेरियस हेल्थ इंडिसेस। ये भी है, एक तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ का भी इशू है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2023 में पीएम जनमन जो है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, बेसिक फैसिलिटी पहुंचा पाए पीवीटीजीज को, ठीक है। सो एडवोकेट्स, सो यही है पूरा आर्टिकल। द आर्टिकल सजेस्ट कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ पीवीटीज, और डेफिनेशंस को भी बोलता है कि इसको आप देखिए, ठीक है। थोड़ा और 4 तरीके हैं ना, 4 पैरामीटर्स हैं ना, इसको और अच्छे से कीजिए ताकि बेटर वे में इंक्लूड किया जाए। ये 2019 का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग देख लेना और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल देना। देन वी हैव साइंटिस्ट डिस्कवर क्वाड्रपल स्टार सिस्टम। देखो अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अभी ना साइंटिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये है पूरा सिस्टम का नाम, ये रखा गया, टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए रेयर क्वाड्रपल, मतलब 4 हुआ ना इसका मतलब, स्टार सिस्टम इन मिल्की वे गैलेक्सी। और इनका नाम ये है, बहुत मुश्किल है नाम आप सबके लिए, तो देख लीजिए, नहीं याद रहेगा बट फिर भी देख लेना भाई, कोई यूपीएससी का कोई ठोर ठिकाना नहीं, इसको डायरेक्टली पूछ दे कि किससे रिलेटेड है, हम लोग वायरस वगैरह से रिलेट कर लेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ्स। एक पेयर है कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ्स एंड दूसरा पेयर है अ पेयर ऑफ यंग रेड ड्वार्फ्स। अब इसी का डिफरेंस हमें समझना है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। और ब्राउन ड्वार्फ्स को और अच्छे से अगर हम समझेंगे, और एक यूनिक चीज देखी गई है कि ब्राउन ड्वार्फ्स जो होते हैं ना, वो पेयर्स में नहीं होते और वो अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब अकेले वो यूनिवर्स में आपको दिखते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे क्या है, पेयर में दिख रहे हैं। और रेड ड्वार्फ्स के आसपास ये मतलब कि इनकी पूरी सिस्टम है, तो ये एक समझने वाली बात है। इसीलिए अब देखो ब्राउन ड्वार्फ्स क्या होता है कि क्यूरियस सेलेस्टियल बॉडीज दैट शेयर सिमिलैरिटीज विथ बोथ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। कैसे? तो फॉर्म लाइक स्टार्स, लाइक कोलैप्सिंग गैस। स्टार्स कैसे बनता है? कोलैप्स जो गैस हुआ एंड डस्ट एंड क्लाउड्स, इससे बनता है, बट लैक इनफ मास ऑफ टू सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन। अब जितने भी स्टार्स है ना, उनका डेफिनेशन ये होता है कि उनके अंदर जो फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उससे वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन है। तो इस ब्राउन ड्वार्फ में ऐसा नहीं हो पाता, फ्यूजन नहीं हो पाता, तो लाइट एमिट करने की भी एबिलिटी ना के बराबर ही होगी। सो हेंस, तो सब कुछ तो स्टार जैसा है बट फ्यूजन नहीं कर पा रहे, अपनी खुद की एनर्जी नहीं है इनके पास जनरेट करने की एबिलिटी। सो फेल्ड स्टार्स इनको कहा जाता है, ब्राउन ड्वार्फ्स। अब एटमॉस्फेयर में सिमिलर टू गैस जाइंट्स लाइक, और दिखने में इस तरह से है जुपिटर और सैटर्न की तरह, विथ मॉलिक्यूल सच एज H2O, ये भी है, ओके। और ब्राउन ड्वार्फ्स को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि कोल्ड एंड फेंट, मतलब धुंधले होते हैं, दिखते नहीं क्लियरली, एंड मैंने बोला था ना, लाइट ना के बराबर एमिट करते हैं, यूजुअली डिटेक्टेबल ओनली व्हेन द ऑर्बिटिंग ब्राइटर कंपेनियन स्टार्स, ठीक है, विच हेल्प एस्टिमेट देयर एज, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। सो क्या है सिग्निफिकेंस? तो फर्स्ट टाइम ए क्वाड्रपल सिस्टम हैज बीन फाउंड विद 2 T टाइप ब्राउन ड्वार्फ्स, ठीक है, ऑर्बिटिंग ए पेयर ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्या है? रेड जो ब्राउन रेड ड्वार्फ्स जो है, ब्राउन क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ब्राउन ड्वार्फ्स आर रेयरली फाउंड विद द कंपेनियंस, यही था इशू, यही था मेन चीज। तो ब्राउन dwarfs are rarely found with companions, less than 5% chance, making this finding highly unusual. And the brighter red dwarfs in the system help scientists study the properties of the fainter brown dwarfs. So deeper insight ये देगा, मतलब ब्राइटर जो है रेड ड्वार्फ्स को समझाने में मदद करेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द यूनिवर्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल स्टार सिस्टम। अब रेड ड्वार्फ्स के हम बता चुके हैं ये ट्रू स्टार्स है, इनके पास एबिलिटी है
न्यूक्लियर फ्यूजन का या हाइड्रोजन फ्यूजन का। तो इनके पास खुद चाहे छोटे ही हो साइज में, बट एबिलिटी है इनके पास हीट लाइट जनरेट करने की। एंड कूलेस्ट स्टार्स कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि स्मॉलेस्ट हैं जितने भी स्टार्स होते हैं, एंड कूलेस्ट भी हैं, बट एबिलिटी है हाइड्रोजन फ्यूजन की। बट ब्राउन ड्वार्फ्स जो है ना, फेल्ड स्टार, इसको इसीलिए कहा जाता है कि टू स्मॉल टू सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन, सिट बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ठीक है, यही है पूरा मामला। आपको ब्राउन ड्वार्फ्स और रेड ड्वार्फ्स में डिफरेंस समझना था। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स में, कि जो सन की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बहुत। देन वी हैव गवर्नमेंट पुशेस फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, एमएसएमईज आस्क गवर्नमेंट टू अलाउ। देखो सिंपल है, समझा देता हूँ कि ये GS3 का है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी से होगा। तो मिनिस्ट्री कॉमर्स जो है ना, चाह रही है कंसल्टिंग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, मेजर ई कॉमर्स प्लेयर्स, एमएसएमईज एंड रिटेलर्स टू एक्सप्लोर मॉडल्स दैट कुड बूस्ट ई कॉमर्स। सो सिंपल है, ये ई कॉमर्स के थ्रू हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये मिनिस्ट्री जो हमारी है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो ट्राई कर रही है। उसके लिए स्टेक होल्डर से बात करें क्या तरीके हैं जिससे हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। सो जो ई कॉमर्स, तो एमएसएमई ने रिकमेंड किया, उनके जो स्टेक होल्डर्स गए उन्होंने रिकमेंड किया कि इन्वेंट्री मॉडल जो है ई कॉमर्स में, उसको आप उसमें एफडीआई अलाउ करो 100%। अब क्या है इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल, यही हमें समझना है कि इस इकोनॉमिक्स के आर्टिकल में। तो इन्वेंट्री मॉडल है प्लेटफॉर्म ऑन्स एंड सेल्स गुड्स, हायर रिस्क डायरेक्ट प्रॉफिट। अब जैसे क्या है ना कि फ्लिपकार्ट जो है ना, अपना ही खुद सामान बनाता है और उसको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचता है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मॉडल। दूसरा तरीका होता है मार्केट प्लेस मॉडल। अब फ्लिपकार्ट है ना, फैसिलिटेटर है, उसका खुद का सामान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड यूपीएससी की बुक खरीदते हो, तो अंडरस्टैंड यूपीएससी के जो नोट्स या बुक खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो हमारे पास आप आए, हमारी मतलब जो टीम है उसके पास आए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, फ्लिपकार्ट के थ्रू किया, एंड उसको फ्लिपकार्ट ने डिस्पैच कर दिया आपके पास। तो यहाँ फ्लिपकार्ट का खुद का नोट्स नहीं है, उसका खुद का मटेरियल नहीं है, बट अंडरस्टैंड यूपीएससी मतलब का वो है, मतलब। तो मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि खुद का सामान नहीं होता है, बट अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जब अपना ही सामान जैसे सोप या कुछ भी प्रोडक्ट खुद बना के बेचने लगे, तो इसी में इन्वेंट्री मॉडल में, इसी को हम इन्वेंट्री मॉडल कहते हैं। और यही चाहती है एमएसएमईज की भारत जो है यहाँ पे एफडीआई अलाउ करे। अब करेंटली क्या है कि 100% ऑटोमेटिक एफडीआई अलाउ कर रखा है इन मार्केट प्लेस मॉडल, बट नॉट इन इन्वेंट्री मॉडल। अब एमएसएमई जो है ना, वही एडवोकेट कर रही है कि एफडीआई आप अलाउ करो इन्वेंट्री मॉडल में, बिलीविंग इट विल ईज कॉम्प्लाइंस, बट रिटेलर्स अब इसका अपोजिशन करेंगे ही रिटेलर्स। तो हर एक स्टेक होल्डर को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डेटा क्या है कि इंडिया ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो है प्राइमरली एमएसएमई स्टैंड एट 5 बिलियन पे अभी स्टैंड करती है, एंड प्रोजेक्ट किया जाता है कि 350 बिलियन बाय 2030। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 350 बिलियन बाय 2030 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी बॉडी है, GTRI, ये इसने प्रोजेक्ट किया है। नाउ चाइना की जो अभी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है ना, उसकी वैल्यूएशन 300 बिलियन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 तक, मतलब 50 बिलियन ऑब्वियसली कम है, वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। और अभी हम बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्ट्स पे मॉडल को ही फोकस करते हैं, मतलब यही तरीका अपनाते हैं। तो यही सारी रिफॉर्म्स हैं जिस पे बात हो रही है, बट उसका अपोज भी करेंगे लोग, खास करके जिनके इंटरेस्ट मतलब कि स्टेक पर है। तो हमें बस इसमें डेटा समझना था, और इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है, मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, ये समझना था। ये आज का क्वेश्चन एंड इसका आंसर है। बाकी आप लोग जो ब्रेनस्टॉर्म करोगे वो अपलोड कर देना, और मैं आज रिव्यू कर दूंगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और मिलते हैं हम कल, ठीक है, बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, एंड जिन लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे ना, आई मीन आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं ना, प्लीज़ उनके साथ शेयर करो। एक करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है जहाँ मैक्सिमम चीज़ें कवर की जाती है। एक तो आपको कोर्ट से आपके एथिक्स और ऐसे के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। सेकेंडली आपको आंसर राइटिंग की भी जो है वो मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं विद द टॉपर्स कॉपीज। ये सबसे खूबसूरत नहीं है, और आपको इनकी कॉपीज देख के ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आता होगा कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ। फ़र्क यही है कि ये थोड़ा रेलिवेंट लिखते हैं, हमसे ज़्यादा रेलिवेंट लिखते हैं, और हम वही सीखेंगे धीरे धीरे। एंड पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएट अच्छे से करते हैं, डिमांड के लिए हेडिंग्स और हेडिंग्स अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन या और भी चीज़ें हैं जैसे कि डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी। तो आज हमने मैम की कॉपी डिस्कस करी, एंड कल इसको हम एंड करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू कॉपी, नए टॉपिक पे। सोसाइटी ही अभी चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल, बाय, टेक केयर।